नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर कोर्स में। मॉड्यूल है आर्किटेक्चरल प्लानिंग ड्यूरिंग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन एंड आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग। इस लेक्चर के अंतर्गत हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि ग्रिड सिस्टम, लेआउट सिस्टम, सिटी डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, हाउस विद वेल, बाथरूम, पब्लिक बिल्डिंग, वाटर रिजर्वायर एंड बिल्डिंग मटेरियल। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। जो 4 प्रमुख सभ्यताएं थीं वो हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदियों के बीच जो है जन्मी थी। दूसरी महत्वपूर्ण सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के तट पर बसी। एंड तीसरी महत्वपूर्ण सभ्यता थी चीन की सभ्यता, जो कि येलो रिवर वैली में जो है उत्पन्न हुई थी। और उन सभी सभ्यताओं में से सबसे जो विकसित हमें सभ्यता जो दिखाई देती है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है हमें दिखाई देती है, जो कि विकसित हुई सिंधु और सरस्वती नदी के बीच जो है वो विकसित हुई थी। आज से 5000 वर्ष पूर्व जो है विकसित हुई थी। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार के जो है नवीन खोज जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में हो रहे हैं। पिछले क्लास में हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जो भी कार्य हुए, किस कार्य हुए थे और किन किन लोगों के प्रयासों से जो है ये सभ्यता इस सभ्यता के बारे में लोगों को पता चला था, विश्व के लोगों को पता चला था इस सभ्यता के बारे में। और हमें ये भी पता चला था कि एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। सो अब सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज के 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और इस सभ्यता के बारे में जो है हमें रोज जो है नवीन जानकारियां जो हैं प्राप्त हो रही हैं। अपनी खोज के 100 वर्षों के बाद भी जो है आज भी ये भारतीय पुराविदों के लिए, यूरोपियन पुराविदों के लिए, अमेरिकन पुराविदों के लिए जो है एक मिस्ट्री जो है ये सभ्यता जो है बनी हुई है। और लगातार इस पे नए शोध कार्य जो है हो रहे हैं और हमें प्रतिवर्ष जो है कुछ न कुछ नई जानकारियाँ जो हमें सभ्यता के बारे में पता चल रही हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सभ्यता को जो पहली जो पुष्टि हुई थी या पहला इसको जो है एक रिकॉग्निशन मिला था वो मेसोपोटामियन लेंस से जो है प्राप्त हुआ था। इस कहने का तात्पर्य है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना करके जो इस सभ्यता की प्राचीनता या तिथि निर्धारित की गई थी, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। किंतु आजकल जो पुराविद हैं, स्पेशली जो भारतीय पुराविद हैं, और वो इस क्षेत्र में जो है नवीन शोध कार्य कर रहे हैं और भारत में हमें अनेकों ऐसे नए पुरास्थलों के बारे में जो है हमें सूचना प्राप्त हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि सभ्यता को हमें अलग रूप से देखने की आवश्यकता, हमें किसी दूसरे के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। इस सभ्यता को हमें स्वतंत्र रूप से देखने, अध्ययन करने की और इसके बारे में शोध करने की आवश्यकता हमें दिखाई देती है। आज़ादी के पूर्व जो है सिर्फ 2 महत्वपूर्ण हमें पुरास्थल इसके बारे में ज्ञात थे सिंधु सरस्वती सभ्यता संबंधित, वो थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और 1947 है आज़ादी के बाद जो है ये दोनों प्रमुख पुरास्थल जो है चले जाते हैं पाकिस्तान में, वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें चले जाते हैं। किंतु वर्तमान शोधों से हमें पता चलता है कि इनसे भी बड़े पुरास्थल जो है उपलब्ध हैं, जैसे कि लोरेवाला एंड द गनवेरी वाला, एंड ये पाकिस्तान के चोलिस्तान रीजन में है। इसके अलावा भारत में भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, धौलावीरा जो है गुजरात में है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं जिनका आकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे पुरास्थलों के बराबर हमें दिखाई देता है। आकार में, साइज में ये पुरास्थल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे पुरास्थलों के समीचीन जो है दिखाई देते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो पुराविद हैं वो अन्य जो है हम कह सकते हैं कि स्मॉलर साइज के ऊपर या लेस इम्पोजिंग साइट के ऊपर भी जो है वो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि टाउन्स एंड विलेजेज। सो जो हड़प्पन टाउन्स हैं एंड जो विलेजेज हैं वो भी जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में हमें नवीन सूचनाएं जो हमें इससे प्राप्त होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल हमें दिखाई देता है वो अल्लादीनो है, जो कि कराची के पास है, और ये एक विलेज सेटलमेंट साइट था। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक छोटा सा ये ग्रामीण पुरास्थल था, ग्राम था, और सिर्फ 5 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ था।
किंतु जब इस पुरास्थल का उत्खनन किया गया तो उस पुरास्थल के उत्खनन से हमें वो सारी विशेषताएं हमें जो है अलादीनों से प्राप्त होती हैं जो विशेषताएं एक बड़े नगर की होती थी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमें दिखाई देती है कि जो पुरास्थल हैं सिंधु सभ्यता के, चाहे वो बड़े सिटीज हों, चाहे वो नगर हों, चाहे वो ग्राम हों, उन सभी पुरास्थलों में हमें एक एकरूपता दिखाई देती है। वो है उनकी टाउन प्लानिंग में एकरूपता, और वो जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जो है हमें दिखाई देती है। इसके अलावा जो है रिसेंटली एक और महत्वपूर्ण पुरास्थल का उत्खनन हुआ है जिसका नाम बालू है। ये हरियाणा में है और इस पुरास्थल के द्वारा जो है इट्स अ फोर्टिफाइड रूरल सेटलमेंट, और इसकी विशेषता ये है कि इस पुरास्थल से जो है हमें रिच वैरायटी ऑफ प्लांट रिमेन्स प्राप्त होते हैं। अब रिच वैरायटी ऑफ प्लांट रिमेन्स प्राप्त होने से ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे और हरियाणा के क्षेत्रों में जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो किस प्रकार के उनकी जो फूड डाइट क्या थी उसके बारे में हम प्लांट रिमेन्स के अध्ययन से जो है हम समझ सकते हैं कि इनका जो है फूड डाइट जो है वो क्या था, इसके बारे में हमें स्पष्ट सूचना प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है सिंधु सरस्वती सभ्यता का उसकी बात करेंगे। 1921 से लेके 2024 तक जो है लगभग 1052 पुरास्थलों का जो है खोज जो है चिन्हित किए जा चुके हैं। 1052 पुरास्थल जो है वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित है। एंड इनमें से 406 पुरास्थल जो है वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित हैं और 646 जो पुरास्थल हैं वो भारत में जो है हमें चिन्हित किए गए हैं। और किंतु सिर्फ और सिर्फ 97 पुरास्थलों का ही जो है वर्तमान में उत्खनन हुआ है। लगभग 97 के आसपास ऐसे पुरास्थल हैं जिनका जो है अभी तक सिर्फ उत्खनन हुआ है। अगर इस सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता जो है वर्तमान के 3 देशों में हमें सभ्यता के साक्ष्य जो दिखाई देते हैं। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान एंड तीसरा है अफगानिस्तान। तो इस सभ्यता की जो हमें प्राप्ति होती है वो इन 3 देशों में जो है प्राप्त होती है। भारत में बात करें तो भारत में इस सभ्यता के साक्ष्य किन राज्यों से प्राप्त होते हैं, तो भारत में इस सभ्यता के साक्ष्य जो है जम्मू से प्राप्त होते हैं, पंजाब से प्राप्त होते हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न यूपी, इन क्षेत्रों से जो है हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि सभ्यता का विस्तार जो है हम कहाँ से कहाँ तक माने, तो इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जो है हमें जम्मू तक दिखाई देता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक हमें दिखाई देता है। एंड दूसरा जो है अगर साउदर्न मोस्ट बाउंड्री की बात करें, दक्षिणी सीमा की बात करें, तो हमें मलवन तक जो है इसका प्रसार जो है गुजरात के मलवन तक हमें दिखाई देता है। एंड इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा जो है वो हमें दिखाई देती है सुतकांगडोर तक जो है हमें दिखाई देती है जो कि पाकिस्तान के मकरान कोस्ट तक स्थित है। एंड इसके अलावा इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो वो जो है हमें आलमगीरपुर तक जो है हमें दिखाई देता है जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जो है अवस्थित है, एक महत्वपूर्ण पुरास्थल माना जाता है। इसके अलावा जो है इस सभ्यता संबंधित एक अन्य जो है पुरास्थल हमें दिखाई देता है जो कि अफगानिस्तान में है, जिसका नाम है सोर्तुगई। ये जो पुरास्थल है इस पुरास्थल के बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की संपन्नता, भव्यता और उसकी क्या सबसे प्रमुख कारण जो था उसकी जो आर्थिक प्रगति थी वो थी, और सिंधु सरस्वती सभ्यता का व्यापार सुदूर देशों के साथ जो है होता था। तो सोर्तुगई पुरास्थल जो है सेंट्रल एशिया से व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमें दिखाई देता है, जहाँ से जो है जो सिंधु सभ्यता के निवासी सेंट्रल एशियन जो रीजन्स हैं उनके साथ जो है वो व्यापार करते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि कभी कभी जो है पाठ्य पुस्तकों में जो है हमें दायमाबाद को भी जो है दक्षिणी सीमा के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। तो दायमाबाद जो है वो एक दायमाबाद से हमें हड़प्पन एविडेंस प्राप्त हुए हैं, किंतु वो लेट हड़प्पन फेज से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं मैच्योर हड़प्पन फेज की बात कर रहे हैं, जिसकी तिथि जो है टाइम ब्रैकेट जो है मानी गई है, टाइम ब्रैकेट 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। इसलिए जो है हमने दक्षिणी सीमा जो है यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमने मलवन लिया है, बिकॉज हम मैच्योर फेज की बात
कर रहे हैं। आप ये मैप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है जो कि महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं जिनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। यहाँ पर आप उन पुरास्थलों को जो है देख सकते हैं कि वो पुरास्थल हैं जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित हैं। और आपको यहाँ पर शोरतुघई जो है, यहाँ पर एकदम सुदूर उत्तर में शोरतुघई पुरास्थल आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से जो है सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार करने के लिए जिस स्थल का प्रयोग सिंधु सभ्यता के निवासी कर रहे थे। इस क्रम में जो दक्षिणी सीमा है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मलवन पुरास्थल जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इसकी जो उत्तरी सीमा जो है जम्मू कश्मीर में जो है मांडा हमें दिखाई देता है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एंड पश्चिमी जो है वो हमें जो है सुतकांगडोर पुरास्थल यहाँ पर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड पूर्वी सीमा जो है हमें दिखाई देता है आलमगीरपुर, जो कि यहाँ पर स्थित है। इस मैप में आप आसानी से इन पुरास्थलों की सीमा को आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से पुरास्थल है जिन पर सबसे ज़्यादा जो है पुराविदों ने जो है कार्य किया और कितनी बार इनमें काम किया गया। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पुरास्थल हमें दिखाई देता है वो है हड़प्पा, जहाँ पर जो है 36 बार जो है यहाँ पर उत्खनन कार्य किए गए हैं। इसके बाद आता है नाम मेहरगढ़ का, जहाँ पर जो है 17 बार जो है उत्खनन कार्य किए गए। मोहनजोदड़ो में जो है 15 बार जो है उत्खनन कार्य किया गया। धौलावीरा में 12 वर्षों तक यहाँ पर कार्य हुए लगातार। एंड रोजदी में जो है 11 सीजन एक्सक्वेशन किए गए। एंड कालीबंगन में जो है 10 सीजन तक उत्खनन कार्य हुआ है। संघोल में 9 सीजन तक, लोथल में 8 सीजन तक। एंड अलादीनो में जो है 6 सीजन उत्खनन हुए हैं। एंड रंगपुर में 6 सीजन एक्सक्वेशन हुए हैं। नौशारो में 6 सीजन हुए हैं। आमरी में जो है हमें 5 सीजन तक उत्खनन कार्य दिखाई देते हैं। बनावली में 5 सीजन एक्सक्वेशन हुए हैं। हुलास एंड द प्रभास पाटन में जो है हमें 5 सीजन एक्सक्वेशन जो है दिखाई देते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंधु सभ्यता का जो मैच्योर फेज है, अर्बन फेज है, उसकी जो तिथि है, कालक्रम है, वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व मानी गई है और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेट जो है मानी जाती है। जो नगरी समाज था, इस सभ्यता का जो नगरी समाज था वो जो है वास्ट एरिया में फैला हुआ था। एक्सटेंसिवली एंड डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज हमें दिखाई देते हैं। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें दिखाई देता है। टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स क्राफ्ट एक्टिविटीज हमें दिखाई देती है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फुल टाइम स्पेशलिस्ट क्राफ्टमैन हमें इस सभ्यता में दिखाई देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स, वर्कर्स हमें दिखाई देते हैं। मर्चेंट्स, ऑफिशियल, पीजेंट, पैस्टोरलिस्ट एंड प्रिस्ट। एंड स्टैंडर्डाइज जो है हमें वेट एंड मेजर सिस्टम दिखाई देता है। नेचुरलिस्टिक आर्ट एक्सप्रेशन हमें दिखाई देते हैं। स्क्रिप्ट हमें दिखाई देती है, लिपि जिसको कह सकते हैं। समुद्री व्यापार के साक्ष्य हमें जो है प्राप्त होते हैं, वो विशेषली मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ओमान, बहरीन जैसे देशों के साथ जो है समुद्री मार्गों से जो है व्यापार किए जा रहे थे। इसके साक्ष्य जो है हमें सभ्यता में जो है दिखाई देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है कि इस सभ्यता की जो लिपि है, जिसे हम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कहते हैं या चित्रात्मक लिपि कहते हैं, उसका ना पढ़ा जाना जो है एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या के रूप में जो है दिखाई देती है। दैट्स वाई इसे जो है हम अननोन राइटिंग के नाम से भी कहते हैं, बिकॉज आज हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। किंतु बहुत सारे ऐसे पुराविद हैं जो लगातार जो है इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसको डिसाइफर करने के लिए आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका प्रयोग वो जो है कर रहे हैं ताकि वो उसको डिसाइफर करें। किंतु इसके बावजूद भी जो पुराविद हैं वो वर्तमान में सिंधु सभ्यता के समाज, उनकी जीवन शैली, उनके धार्मिक पहचान और उनकी पॉलिटी के बारे में जो है हमें जानकारी जो है करने का वो प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इनके समाज को समझ पाएं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पुरास्थल हमें दिखाई देते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा एंड द राखीगढ़ी जो है ये वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थलों के रूप में जो है हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जो है हमें दिखाई देती हैं जो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के निवासियों ने विकसित किए थे। और आज भी दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ पर हमें जो है इस प्रकार की नगर योजना हमें नहीं प्राप्त होती है। आज भी इतनी आधुनिक तकनीकों के होने के बावजूद भी जो है हम
एक विकसित नगर योजना देने में जो है अक्षम दिखाई देते हैं, किंतु हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व ही जो है इस प्रकार की एक नगरीय योजना जो है डेवलप की हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है कि नगर योजना, मैंने जैसा पहले भी बताया कि शहरी क्षेत्रों में भी हमें एक जैसी दिखाई देती है, नगरीय क्षेत्रों में भी एंड द ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है हमें एक जैसी दिखाई देती है। यानी तीनों प्रकार के जो स्थल थे वहाँ पे हमें एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी जो है हमें दिखाई देती है। जो इस सभ्यता के जो नगर थे वो बेसिकली ग्रिड पैटर्न पर जो है विभाजित थे, जैसे कि आजकल का जो चंडीगढ़ है या जैसे नोएडा जैसे जो शहर बसे हुए हैं वो ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए हैं। तो इस प्रकार से ग्रिड पैटर्न पर जो है ये नगरों की जो है योजना हमें दिखाई देती है। एंड जो नगर होती थी वो रोड्स एंड द लेन्स से जो है डिवाइड होती थी और ब्लॉक्स के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं। ग्रिड सिस्टम की बात करें तो सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई जो है हमें दिखाई देती हैं। एंड मुख्य जो सड़कें होती थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो चौड़ी होती थी और सड़कों के दोनों किनारों पर जो है हमें घरों के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें गलियों के साक्ष्य भी जो है हमें प्राप्त होते हैं। एक चीज अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है कि इनके घरों के जो मुख्य द्वार होते थे वो मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे। इनके जो मुख्य द्वार होते थे और खिड़कियां होती थी वो गलियों में खुलती थी। तो इसका जो कारण पुरावेदों को समझ में आया कि सड़कों पर उड़ने वाली जो धूल थी उससे बचाव हेतु जो है वो अपने घरों की जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो गलियों में खोलते थे। और प्रत्येक दो घरों के बीच में जो है हमें एक रिक्त स्थान दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण समझ में आता है कि वो क्रॉस वेंटिलेशन हेतु जो है इनका प्रयोग कर रहे थे। यानी एक जो महत्वपूर्ण चीज हमें दिखाई देती है कि यहाँ के जो लोग थे वो स्वच्छता को लेकर अत्यंत गंभीर दिखाई देते हैं। स्वच्छता, साफ सफाई, इन चीज़ों पर जो है उन्होंने अपना पूरा का पूरा अपनी तकनीक का प्रयोग जो है इन चीज़ों के प्रबंधन में जो है उन्होंने किया था। आप ये देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का ये लेआउट है नगर का कि किस प्रकार से जो है संपूर्ण नगर जो है मुख्य सड़कों और गलियों से विभाजित था और पूरा का पूरा नगर है वो हमें दिखाई देता है ग्रिड पैटर्न में जो है हमें दिखाई देता है, जो कि आज वर्तमान में जो नए नगर बन रहे हैं उसी पैटर्न पर जो है बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की, वो है उनकी नगर योजना का स्वरूप। इनकी जो नगर योजना थी मुख्य रूप से दो वर्गों में या दो भागों में विभाजित दिखाई देती है। पहला है जिसको सिटाडेल बोलते हैं या दुर्ग क्षेत्र बोलते हैं, और दूसरी होती है लोअर टाउन या निचला नगर कहा जाता है। तो लगभग सिंधु सरस्वती सभ्यता के हर एक पुरास्थल पर हमें 2 लेयर टाउन प्लानिंग हमें दिखाई देती है, किंतु 2 लेयर टाउन प्लानिंग का तात्पर्य है सिटाडेल या जिसको अपर टाउन भी कहते हैं कभी कभी एंड द लोअर टाउन की बात मैं कर रहा हूं। और जो एक एक्सेप्शन हमें दिखाई देता है वो है धौलावीरा से हमें दिखाई देता है, जहां से जो है हमें 3 लेयर टाउन प्लानिंग के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। और वो साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं लोअर टाउन, मिडिल टाउन एंड द सिटाडेल एरिया, जिसे जो है 3 चीजें दिखाई देती हैं। धौलावीरा का एक्सकवेशन जो है पद्मश्री RS बिष्ट महोदय ने जो है किया है, और ये जो है गुजरात के कच्छ में जो है अवस्थित एक पुरास्थल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दुर्ग क्षेत्र है ये मोहनजोदड़ो की इमेज है, और दुर्ग क्षेत्र में किस प्रकार से जो है बड़ी संरचनाएं जो है हमें दुर्ग क्षेत्र में हमें प्राप्त होती हैं, और इसके ऊपर एक कुषाणकालीन स्तूप जो है हमें दिखाई देता है। एंड यहाँ पर हमने जो है धौलावीरा के अपर, मिडिल एंड द लोअर टाउन को जो है हमने दिखाया है। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता के जो पुरास्थल थे उनकी एक अन्य विशेषता हमें दिखाई देती है कि वो है इनका चारों तरफ से जो है फोर्टिफिकेशन वॉल की प्राप्ति होती है, यानी सुरक्षा दीवार से। पुरास्थल जो होते थे वो सुरक्षा दीवार से घिरे होते थे, यानी सुरक्षा के समुचित प्रबंधन हमें जो है इन नगरों के साथ हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमने जो है बनावली की इमेज हमने यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन वॉल है उसको दिखाया है। उनकी सुरक्षा दीवार जो होती थी, जो फोर्टिफिकेशन वॉल होती थी वो अत्यंत मोटी होती थी, बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ जो है होती थी। इसके अलावा एक अन्य जो महत्वपूर्ण जो विशेषता हमें दिखाई देती है वो है ड्रेनेज सिस्टम। हमने आपसे बात की थी कि
आज से 5000 वर्ष पूर्व पूरे विश्व में 4 प्रमुख सभ्यताएं दिखाई देती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता और भारतीय सभ्यता जो है। किंतु सिर्फ इकलौती यही सभ्यता हमें दिखाई देती है जहां पर एक डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम जो है हमें मौजूद दिखाई देता है। और यहाँ पर जो हमें ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देते हैं वो लगभग सभी नगरों से जो है हमें प्राप्त होते हैं। और ये ड्रेनेज सिस्टम का जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये धोलावीरा का है। और इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर एक स्त्री को जो है यहाँ पर खड़ा किया गया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो कितना गहरा होता था। और हम कह सकते हैं कि पूरे नगर की जो वेस्ट वाटर होती थी उसको वो डाइवर्ट करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए इस प्रकार के गहरे और विकसित ड्रेनेज सिस्टम का प्रयोग करते थे। और इनके जो ड्रेनेज सिस्टम होते थे वो कवर्ड होते थे, यानी ढके हुए होते थे, खुले नहीं होते थे। और उनमें हमें मेन होल भी जो है प्राप्त होते थे जहां से वो समय समय पर साफ सफाई वगैरह जो है वो उसकी किया करते थे मेन होल की। तो इस प्रकार की विकसित ड्रेनेज सिस्टम जो है हमें नहीं प्राप्त होते, पूरी दुनिया में 5000 वर्ष पूर्व जो है हमें नहीं प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कवर्ड हमें प्राप्त होते हैं। ये धोलावीरा की इमेज है। और बीच बीच में इनमें जो है हमें मेन होल इत्यादि जो है प्राप्त होते हैं जहाँ से समुचित साफ सफाई वगैरह करते थे। एंड ये जो है एक कन्यापुरा स्थल का एक ड्रेनेज सिस्टम का डिस्चार्ज वाला जगह है जहाँ से जो है वेस्ट वाटर जो है नगर से बाहर जो है निकाला जाता था। ये उस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इसके समुचित प्रबंध जो है किए थे। इसके अलावा जो है हमें इस सभ्यता से टेराकोटा पाइप के भी साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। और टेराकोटा पाइप की जो साक्ष्य हैं वो हमें लोथल पुरास्थल से जो है प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार से टेराकोटा पाइप के माध्यम से जो है वो सीवेज वाटर को जो है वो चैनलाइज करते थे, इसके साक्ष्य जो है हमें लोथल से जो है प्राप्त होते हैं। लोथल से अन्य महत्वपूर्ण और भी हमें साक्ष्य कुछ प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्राइवेट हम बाथरूम के कॉन्सेप्ट जिसकी बात करते हैं तो प्राइवेट बाथरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल से हमें सीरीज ऑफ बाथरूम मिले हैं। और इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो से जो है हमें टॉयलेट्स जिसको लैट्रिन बोलते हैं, लैट्रिन के एविडेंस जो है हमें मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त होते हैं। जहां पर आप ये देख सकते हैं तो इस माध्यमों का प्रयोग जो है लैट्रिन हेतु जो है किया जा रहा था, टॉयलेट हेतु जो है इसका प्रयोग कर रहे थे। इसके साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण हमें जो है विशेषता दिखाई देती है वो है ग्रेट बाथ, जिसकी प्राप्ति जो है हमें प्राप्त होती है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जल कुंडों की पूजा की एक परंपरा रही है। तो भारत में जो है एक प्राचीन परंपरा दिखाई देती है और जल कुंडों की पूजा की परंपरा को हम मान सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व भी जो है इस प्रकार के हमें अरेंजमेंट दिखाई देते हैं कि जल कुंड की जो है पूजा की जा रही थी। साक्ष्य हमें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। सो ये वो जलकुंड का आप देख सकते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन जो है अगर इसको किया जाए तो किस प्रकार से साक्ष्य दिखाई देता है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कुंड का, जो कि मैन मेड कुंड है, उसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है हम इसे मान सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें वाटर टैंक के भी एविडेंसेस दिखाई देते हैं, धौलावीरा से हमें प्राप्त होते हैं, जहां पर बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए जो है इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो धौलावीरा से दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एक है कि वहाँ पर जो रेन वाटर होते थे, वर्षा का जो जल होता था उसको संचय किया जाता था और उसको संचय कर जो है प्रयोग किया जाता था। अन्य महीनों में जो है उसको प्रयोग किया जाता, थ्रू आउट द ईयर जो है उसको प्रयोग किया जाता था पीने के पानी के रूप में, अन्य आवश्यकताओं के लिए जो है इस संचित जल का प्रयोग जो है किया जा रहा था। इसके साक्ष्य जो है हमें धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दिखाई देती है। एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो इंजीनियरिंग जिसको बोल सकते हैं। तो हाइड्रो इंजीनियरिंग की सबसे प्राचीनतम प्रमाणों में से एक जो है मानी जाती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से लगभग 700 से ज़्यादा जो है हमें कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लगभग वहाँ पे जितने भी उत्खनित घर हैं उन घरों से हमें कुओं के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। तो मोहनजोदड़ो में हमें ह्यूज कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, ब्रिक एक्टिविटी दिखाई देती है, उसके साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो हमें दिखाई देती है सिंधु सरस्वती सभ्यता की वो है ग्रैनरी की प्राप्ति होना। सो ग्रैनरी की जो प्राप्ति है ये हड़प्पा से जो है ग्रैनरी की प्राप्ति होती है, जहाँ पे टैक्स के रूप में या कर के रूप में प्राप्त जो भी अन्न होते थे उनको संग्रहित किया जाता था। और ये हड़प्पा के सिटाडेल एरिया से जो है दुर्ग क्षेत्र से जो है हमें प्राप्त हुआ है।
इसके अलावा लोथल से जो है हमें एक वेयर हाउस की प्राप्ति हुई है जो कि डॉकयार्ड के एकदम समीप जो है स्थित है। तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है, जो पुराविद है वो अनुमान लगाते हैं कि डॉकयार्ड के माध्यम से वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता था उसको रखने के लिए जो है वेयर हाउस का प्रयोग करना जो है सिंधु सभ्यता के निवासी जानते थे। सो यहाँ पर वो डॉकयार्ड की आप देख सकते हैं जो कि उत्खनन डॉकयार्ड है, वो ये आप पे दिखाई दे रहा है आपको, एंड उसमें जल संचित होने पर कुछ उस प्रकार से उसका स्वरूप दिखाई देता है। और यहाँ पर एक इनलेट बना हुआ है जहाँ पे पानी अधिक होती थी तो वहाँ से पानी को बाहर निकाल देते थे। इसके अलावा जो है हमें बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो सरस्वती सभ्यता में ज़्यादातर जो है मड ब्रिक्स का जो है प्रयोग किया गया है। एंड इसके अलावा जो है हमें बेक्ड ब्रिक्स के भी साक्ष्य दिखाई देते हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज में ज़्यादातर जो है हमें बेक्ड ब्रिक्स के प्रयोग के साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है कि जिन जगहों पर पानी से संबंधित जो जगह होती थी या संरचनाएं होती थी जहाँ पे पानी का प्रयोग हो सकता है या पानी बह सकती है, वहाँ पर ये प्लास्टर करना भी जो है जानते थे। तो इसको प्लास्टर करने के लिए जो है ये जिप्सम एंड द बिटुमिन का प्रयोग जो है ये करते थे, जो कि उनकी केमिस्ट्री की नॉलेज को जो है दर्शाता है। तो पानी रिसे ना, इसके बचाव के समुचित प्रबंधन हमें जो है दिखाई देते हैं। और इनके नगरों का जो जिन ईंटों का प्रयोग किया गया, नगरों के निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया, उनकी जो ब्रिक साइज है हमें उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। पूरे सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर हैं, मैंने बताया कि 1052 से अधिक पुरास्थलों की जो है खोज हो चुकी है। उन सभी पुरास्थलों में हमें ब्रिक की जो साइज है हमें उसमें एकरूपता जो है दिखाई देती है। और वो ब्रिक की जो साइज है उसका जो रेशियो है 4:2:1 दिखाई देता है, और जिसकी माप जो है वो 28 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर हमें जो है दिखाई देती है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अर्ली हड़प्पन फेज है जिसकी पुष्टि कालीबंगन से होती है, वहाँ पर जो ब्रिक की साइज थी वो अलग रेशियो दिखाई देती है, और वो है 3:2:1 का रेशियो जो है हमें वहाँ पर दिखाई देता है। सो यही अर्ली हड़प्पन का जो ब्रिक साइज है 3:2:1 का जो रेशियो है वो आगे चलकर 4:2:1 के रेशियो में विकसित होता हुआ जो है हमें दिखाई देता है। सो अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता के अन्य क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो अगर हम बात करें तो संक्षेप में अगर हम कहें तो एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन हमें दिखाई देती है जो जहाँ के निवासियों ने अपने गणितीय ज्ञान का प्रयोग या अन्य प्रकार की विज्ञान ज्ञान का प्रयोग जो है अपनी नगरीय योजना को समुन्नत बनाने में किया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वच्छता, उनकी जो नगर योजना के जो पैमाने थे वो स्वच्छता पे इनका जो है ज़्यादा हमें जोर दिखाई देता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है कि हमें बहुत सारे टेराकोटा फिगरीन मिलते हैं जो कि योग की मुद्राओं में दिखाई देते हैं। तो ये दोनों जो साक्ष्य हैं उनके नगर योजना एंड उनके जो भी टेराकोटा फिगरीन हैं जो कि योग की मुद्राओं में हैं, ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ के निवासी जो हैं किस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर जिनका जो कंसर्न था वो हमें कंसर्न दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो है हाइजीन को लेके जो है उनका कंसर्न क्या था एंड द हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर उनका क्या कंसर्न था। इस प्रकार के साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। थैंक यू।